सो हेलो एवरीवन, फिर से एक नए शानदार टॉपिक के साथ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं तुम्हारे सामने हूँ। और आज हम लोग शुरू करेंगे अपने सेकंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर में कोई फार्मूला, कोई न्यूमेरिकल, किसी प्रॉब्लम की बात नहीं होने वाली है। हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है डाइलेक्ट्रिक। इसके पहले तक अगर बात किया जाए, लेक्चर नंबर 3 तक हम लोगों ने बेसिकली एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में अच्छे से पढ़ा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया। अभी आगे बहुत क्वेश्चंस करने हैं उस पर, बट आगे बढ़ने से पहले और क्वेश्चंस करने से पहले उन क्वेश्चंस को और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा बीच में टॉपिक बहुत ज़रूरी है हमको समझना और उसके बारे में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और वो है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हो। डाइलेक्ट्रिक का मतलब हिंदी में पराविद्युत पदार्थ, जानते हो, बताया था मैंने। और पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवण, ठीक है। तो जो हिंदी माध्यम के बच्चे भी हैं उनके लिए मैं बोल दूँ तो इसका मतलब है पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण। अब क्या है, कैसे है, नाम पे मत जाओ, उसके कॉन्सेप्ट पे जाओ, उसके मतलब पे जाओ, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, या डाइलेक्ट्रिक को जब हम लोग किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कब एक कंडक्टिंग मटेरियल बन जाता है। ये सारी बातें हम लोग आज इस क्लास में लेक्चर 4 में करेंगे। बट जैसा कि हमेशा मैं कहता हूँ, स्टार्ट करने के पहले जिन भी बच्चों का कुछ भी विषय का बैकलॉग है उसको समय निकाल करके समय से पहले कंप्लीट कर लो, क्योंकि अगर बहुत समय भी जाएगा तो इतने ज़्यादा फिर पीछे के लेक्चर्स हो जाएंगे कि फिर वापस आना पॉसिबल नहीं होगा। तो टाइम के इम्पोर्टेंस को समझते हुए, टाइम जितना अवेलेबल है उसको समझते हुए जो भी बैकलॉग है उससे कंप्लीट करो और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये कि जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस के बेस पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम में मोर और लेस क्वेश्चन घूम करके वहीं से आने वाले हैं जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या पता है, जब भी मैं कोई क्वेश्चंस तो ऐसा मैं लेकर के आता हूँ तो वो एकदम जैसा कि हमें पता है कि हमारे CUT एग्जामिनेशन में जो बच्चे नीट एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनमें बहुत अच्छे से NCERT की बुक से बहुत क्वेश्चन तुमको मिलाने वाले हैं। NCERT की बुक कहने का मतलब नॉट एक्सरसाइज है ना, जो अंदर थ्योरी में बातें लिखी हुई हैं, जो अंडर बिटवीन द लाइंस जिसको कहते हो, चैप्टर के अंदर बातें लिखी हुई हैं, उन बातों पर हमारा कितना कमांड है, उन कॉन्सेप्ट्स को कितना अच्छे से हम सीखें, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो जो क्वेश्चंस हम लोग करते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को बेस मान करके उसके आसपास जो भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उनको देखते हुए वैसे क्वेश्चन ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, और तभी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और यही सबसे अच्छा तरीका है इस समय गिवन टाइम जो हमारे पास है उसको देखते हुए प्रिपरेशन करने का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात सारे बच्चे फॉलो करेंगे और लापरवाही बिना किए जितना काम कहा जा रहा है उस काम को करें। कुछ बच्चे करते भी, ऐसी बातें भी कमेंट्स में देखता हूँ। इसके पहले लेक्चर में मैंने 3 क्वेश्चन दिया था एट एंड ऑफ द वीडियो, जिसको बहुत बच्चों ने किया, रिस्पॉन्स भी दिया, तो अच्छी बात है, क्वेश्चंस करते रहो, अच्छी बात है, बट रुकना नहीं है, डिसकंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं, कंटिन्यूटी बरकरार नहीं चाहिए, कहने का मतलब ये है। चलो, तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले वो है डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। हम एक डाइलेक्ट्रिक की बात अभी बाद में करेंगे, ठीक है। तो फिगर मैंने बना दिया है पहले से, ताकि फिगर बनाने में टाइम न वेस्ट हो, फटाफट हम बस देखें और अपने काम को शुरू करें, ठीक है। थोड़ा वक्त लगा, थोड़ा मेहनत लगा, मगर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इसको स्टार्ट करने से पहले, ये फिगर क्या है इसको समझने के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तुमको मैं फिर से बताता हूँ। हालांकि बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ, क्योंकि इसमें इस कॉन्टेक्स्ट में उसका बताना ज़रूरी है। जैसे मान लो हम लोग डाइलेक्ट्रिक को तो बाद में रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, पहले मान लो कंडक्टिंग मटेरियल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, ई एक्सटर्नल। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक कंडक्टर को रख दिया, एक कंडक्टिंग मीडियम, ठीक है, किसी भी शेप और साइज का डज नॉट मैटर, बस वो कंडक्टर होना चाहिए।
कंडक्टर होने का मतलब जो सबसे पहली इसमें प्रॉपर्टी होगी वो होगा ढेर सारा फ्री चार्ज। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन करो या फ्री चार्ज है, खूब सारा इसके अंदर प्रेजेंट है। फ्री चार्ज है, नेट चार्ज ज़ीरो होगा बट लॉट ऑफ फ्री चार्ज आर देयर, बहुत ढेर सारे फ्री चार्ज होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, ये कंडक्टर के अंदर होते हैं। जब किसी कंडक्टर को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखें, जब किसी चालक को एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके साथ क्या होता है ये जानना जरूरी है। जो इसके अंदर फ्री चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में बेसिकली कह सकते हो, क्योंकि वही मेन मोबाइल चार्ज होता है कंडक्टर के अंदर। तो ये जो फ्री चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लो कि फ्री चार्ज इस बेसिकली बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इसके अंदर हैं, तो इसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। बहुत अच्छे से इस फॉर्मूले को पढ़े हम लोग, क्वेश्चन में सॉल्व किए। ठीक है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर है तो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन तो हो गई। इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पे इतना फोर्स लगेगा, सब पे लगेगा जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चूँकि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पे इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो जितने भी अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब पे ये फोर्स काम करेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। तो इसके अंदर का जो फ्री चार्ज है, जो नॉर्मली यूनिफॉर्म तरीके से फैला होता है कंडक्टर के अंदर, एक समान रूप से फैला होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है यहाँ कम, ऐसा नहीं, जनरली एक समान रूप से फैला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं है तब, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड तुम उसको लगाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखोगे, जो इसके अंदर के फ्री चार्ज हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो सब के सब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चले आएंगे। तो होगा क्या कि इसके इस तरफ यहाँ पर पे नेगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन हो जाएगा, मतलब इकट्ठा हो जाएगा, और इसके इस साइड कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। बात समझ आ रही है? ये चार्ज का बस रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, नेट चार्ज नहीं है। नेट चार्ज तो अभी भी ज़ीरो होगा, जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है, नेट चार्ज भी ज़ीरो है। इसको बोलते हैं आवेश का वितरण हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव एक तरफ। ये कब तक होता रहेगा, पॉजिटिव चार्ज कब तक वहाँ जाता रहेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कब तक इकट्ठा होता रहेगा। तो होता क्या है कि जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पॉजिटिव उधर नेगेटिव उधर, इसके अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी जिसको कह सकते हो ई इंटरनल, और इसका डायरेक्शन इस एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट होगा। अगर मैं इसको बोल दूँ ई एक्सटर्नल, तो इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा। अब और जैसे जैसे चार्ज यहाँ पे इकट्ठा होते जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होती जाएगी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। और एक समय ऐसा भी आएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर हो जाएगी, और उस वक्त इसके अंदर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो और जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा तब ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आना बंद हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आना बंद हो जाएगा। तो ये होगा एक फाइनल स्टेट एक कंडक्टर का। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ठीक है, तो ये इसका होगा फाइनल स्टेट। बात समझ में आ रही है? इसके अंदर नेट फील्ड क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो जब भी किसी कंडक्टर को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, वायु विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो कुछ ऐसा उसके साथ होता है। और ऐसा होने में बहुत वक्त नहीं लगता, जितना वक्त मैं तुमको समझाया हूँ उसके शायद मिलियन टाइम्स कम में ये तुम्हारा पूरा कार्यक्रम हो जाएगा। तो जब भी किसी कंडक्टर को तुम एक वायु विद्युत क्षेत्र में रखते हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो कुछ ऐसा उसके साथ होता है। अंदर नेट चार्ज ज़ीरो हो जाएगा और चार्ज क्या होंगे, रिडिस्ट्रीब्यूशन होंगे। एक सरफेस पर नेगेटिव चार्ज और एक सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज, और नेट फील्ड अंदर ज़ीरो, हालांकि नेट चार्ज भी ज़ीरो होगा। तो ये एक कंडक्टर की स्थिति होगी अगर हम उसको एक एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो।
ठीक है। हालांकि इस चीज़ को हम पहले समझ चुके हैं एक बार, जब तुमको मैंने एक कंडक्टर के बारे में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था, शायद पहला लेक्चर था वहाँ पे इस बात को मैंने बताया था, फिर से बता दिया, क्योंकि उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आज बात करनी है। तो ये तो कंडक्टर की बात हो गई कि एक चालक को रखेंगे तो क्या होगा, ये सब पॉइंट्स याद रखना। यही सब पॉइंट से क्वेश्चन बन के आते हैं, बच्चे भूल जाते हैं कि यार इसका क्या था मतलब, ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। तो उसको देखो, समझोगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो हो गया बेटा कंडक्टर की कहानी। हमें लेकिन कंडक्टर के बारे में बात नहीं करनी है फिलहाल, हमें बात करनी है एक डाई इलेक्ट्रिक के बारे में। डाई इलेक्ट्रिक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनको थोड़ा डिस्कस हम लोग करते हैं एक बार। इसको मैं मिटा दूँ। चलो, सबसे पहले कि डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है। तो डाई इलेक्ट्रिक जो होते हैं वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल का मतलब कुचालक पदार्थ होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो समझो, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल को कहते हैं। पराविद्युत पदार्थ जो होते हैं वो कुचालक पदार्थ को कहा जाता है। अब इंसुलेटिंग मटेरियल होने के वजह से इनके पास जो फ्री चार्ज है, ठीक है, या फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, वो लगभग न के बराबर होता है। भाई डाइलेक्ट्रिक है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, कुचालक पदार्थ है, कहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन होता तो कुचालक क्यों होता वो, है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज इसमें लगभग न के बराबर है। एक कद्दू का मिल गया, उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक। अब होता क्या है कि ये डाइलेक्ट्रिक को हम लोगों ने आगे जा कर के अपने सुविधा के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पराविद्युत पदार्थ को दो पार्ट में बांट दिया। कौन कौन दो पार्ट हो गए, तो उसके दो पार्ट ये थे, एक नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक और दूसरे को बांटा मैंने पोलर डाई इलेक्ट्रिक। अगर हिंदी में कहो तो हिंदी इसको कहेंगे अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ और पोलर को कहेंगे ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक यानी कि जो पराविद्युत पदार्थ होता है, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो भी समझते रहे। जो डाइलेक्ट्रिक पराविद्युत पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, हिंदी में कहते हो अध्रुवीय, दूसरा पोलर, हिंदी में कहते हो ध्रुवीय, ठीक है। अभी इसका क्या मतलब है, सुनो क्या मतलब है। हम थोड़ा मॉलिकुलर लेवल पे जब जाते हैं, एटॉमिक लेवल पे जाके बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। हम जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, उनके अंदर जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के रूप में, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के रूप में, किसी भी एटम में तुम जाओगे, किसी मॉलिक्यूल में जाओगे, तो हम करते क्या ना, इन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा चेक करते हैं। तो होता ये है कि कुछ सब्सटेंस तुमको ऐसे मिलेंगे, सब्सटेंस की बात अभी नहीं करते, पहले एटम मॉलिक्यूल की बात करते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ एटम्स ऐसे मिलेंगे जिनमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो एक ही पॉइंट पर कॉन्साइड करेगा, मतलब एक ही बिंदु पर केंद्रित होगा। जहाँ पर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है वहीं पर नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी होगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो कुछ मॉलिक्यूल या कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश का वितरण कुछ इस तरीके से होगा कि जब तुम पॉजिटिव चार्ज का सेंटर निकालोगे और जब नेगेटिव चार्ज का सेंटर निकालोगे तो दोनों सेंटर एक ही पॉइंट पे हमको मिल जाएंगे। और जब दोनों सेंटर एक ही पॉइंट पे होंगे तो ऐसे ही पदार्थ को, ऐसे ही सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कब बनता है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल तब बनता है सर जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक डिस्टेंस होती है ना, तब बनता है ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे आ जाएगा तब काहे का डाइपोल, बीच का डिस्टेंस तो ही नहीं। तो जिन एटम्स में या जिन मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही पॉइंट पे आ जाता है, ये कैसे होता है, क्या होता है, वो हमको भी समझना है। बस समझो कि क्या, किसको कहते हैं।
तो जब भी जो पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर का जो टोटल नेगेटिव चार्ज है उसका जब सेंटर निकालेंगे तो वो नेट जो दोनों का जो सेंटर मिलेगा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेंटर वो एक ही पॉइंट पर कॉन्साइड करेगा, और कॉन्साइड करेगा तो इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे नॉन पोलर या अध्रुवी। एग्जाम्पल की बात करोगे तो बहुत होते हैं, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, ये सब के सब तुम्हारे क्या होते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इसका ठीक उल्टा होता है। हर एटम मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं होता कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो। कुछ मॉलिक्यूल्स में, कुछ एटम्स में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा सिमेट्रिकल नहीं होता। कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक पॉइंट पे कोइंसाइड नहीं करेगा। पॉजिटिव थोड़ा इधर खिसक जाएगा, नेगेटिव थोड़ा इधर खिसक जाएगा। तो ये जो पूरा सिस्टम है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक सेपरेशन है, ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स को ही हम कहते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। और जाहिर सी बात है इनके बीच में का डिस्टेंस है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर एक तरफ, नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक तरफ, तो एक छोटे से डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, जो लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो ये जो एटम और मॉलिक्यूल होगा जिनमें ऐसा होगा कि पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि सेंटर एक तरफ मिल गया, नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक तरफ मिल गया, तो एक छोटे से डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। ऐसे कंडीशन में इनका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा। अब इन्हीं को हम कहते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन, बहुत सिंपल सा डिफरेंस दोनों के बीच में। एग्जाम्पल जैसे H2O कह सकते हो, HCl भी कह सकते हो। तो हमारे पास जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, हम लोग अपने पर्पस के हिसाब से उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए, एक नॉन पोलर और एक क्या हो गया तुम्हारा पोलर। ठीक है, तो इसे कॉपी कर लो, एक बात ध्यान रहेगा कैसे होता है, फिर हम लोग आगे चलते हैं, इसको यहाँ अप्लाई करते हैं, देखते हैं एक्चुअली फिगर का क्या मतलब है। ठीक है, इसे कॉपी करना चाहो तो कर सकते हैं। ठीक है, चलो कर लो। चलो तो कॉपी कर लिया होगा इसको, बस ध्यान रखना कि क्या समझाया गया है और किस चीज़ का क्या मतलब है, पोलर क्या है, नॉन पोलर क्या है। और एक बार डायग्राम क्लियर रहेगा तो फिर भूलेगा नहीं कि दोनों का प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं अपने मेन जो हमारा जो बेसिक मुझको तुमको बताना था, जिस पर आज का पूरा टॉपिक हमारा है, वो हम लोगों ने समझ गए। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, हमको पढ़ना गया था। आप तो एक समझ लो कि एक बेस बना रहे थे कि ये चीज़ ऐसे होती है। अब आगे क्या कहानी सुनो। कह रहा डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का मतलब क्या है, बात ध्यान से इसको समझना। देखो जैसे मैंने क्या किया, दो प्रकार के डाइलेक्ट्रिक हमको पता चल गए, एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर। हमने क्या किया, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का छोटा सा टुकड़ा हमने यहाँ तुमको बना के दिखाया है। अब छोटे से टुकड़े में भी, सैंपल में भी मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, इतना हम जानते हैं। तो वही फिगर तुमको यहाँ पर सामने दिखाया गया है। फिगर क्या समझ आ रहा है, पहले इस फिगर को देखो। ये किसी एक डाइलेक्ट्रिक का छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पीस, टुकड़ा, स्पेसिमेन, सैंपल जो कहो, जिसमें कुछ एटम्स मैंने दिखाए हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, कुछ दिखा दिया मैंने। अब चूँकि नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में क्या होता है कि जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे उनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर एक ही पॉइंट पे कॉन्साइड करेगा, तब नॉन पोलर होते हैं वो। तो ये जो एक सर्किल देख रहा हूँ एक्चुअली एक एटम को दिखा रहा है, जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर कॉन्साइड कर रहे हैं। तो हर एटम या मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान देने वाली ये है कि देखो जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं इनका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है, हर एटम ही नॉन पोलर है। तो ये पूरा जो सब्सटेंस है, ये पूरा जो सैंपल है, ये भी नॉन पोलर होगा, और ये पूरे सैंपल का भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। एक बात तो क्लियर है भाई, जब एटम का ही डाइपोल मोमेंट नहीं है, वो खुद ही नॉन पोलर है, तो पूरा का पूरा स्पेसिमेन भी नॉन पोलर होगा। तो हम कहेंगे P = 0। यहाँ और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो एटम्स या मॉलिक्यूल्स तो नॉन पोलर हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक पॉइंट पर कॉन्साइड नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन
ये जो मॉलिक्यूल या एटम्स हैं उनके पोलर होने से इस पूरे सब्सटेंस को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये अभी भी इसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल के पास तो रहेगा, एक मॉलिक्यूल के पास डायपोल मोमेंट होगा, लेकिन इस पूरे सब्सटेंस को कोई फ़ायदा नहीं होगा। मालूम है क्यों? क्योंकि एटम्स या मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही रैंडम मतलब बहुत टेढ़ा मेढ़ा टाइप से होगा। इनका जो अलाइनमेंट है वो एक जैसा नहीं होगा, मतलब आड़े तिरछे दिशाओं में एटम्स मॉलिक्यूल्स व्यवस्थित होंगे, अरेंज होंगे। और ये होता क्यों है? तो इसके पीछे एक रीज़न हो जिसको बोलते हैं थर्मल एजिटेशन। ठीक है, तो थर्मल एजिटेशन एक चीज़ होती है जिसकी वजह से, एजिटेशन का मतलब होता है कि रैंडमनेस कहो, उथल पुथल कहो, जिसके वजह से सारे मॉलिक्यूल्स एटम्स एक ही दिशा में अलाइन नहीं रहेंगे। तो थर्मल एजिटेशन की वजह से जो एटम्स, तुम देख लो ना, नेगेटिव पॉजिटिव सबका टेढ़े मेढ़े दिशा में है। इसका इधर नेगेटिव है, इसका इधर नेगेटिव है, इसका यहाँ नेगेटिव है, इसका यहाँ नेगेटिव है। तो सारे के सारे एटम्स मॉलिक्यूल का जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, वो रैंडम है, मतलब आड़े तिरछे दिशाओं में है। तो एक मॉलिक्यूल तो पोलर है, मानते हैं, साफ दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव एक तरफ, तो एक मॉलिक्यूल तो पोलर है, लेकिन जो पूरा सब्सटेंस है वो अभी भी क्या होगा? नॉन पोलर, क्योंकि इनके जो डायपोल मोमेंट है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सबका रैंडम डायरेक्शन तुमको मिलेगा। तो इस कंडीशन में भी हम कहेंगे कि जो नेट डायपोल मोमेंट है वो क्या है? ज़ीरो है। तो चाहे एक पोलर डायरेक्ट्रिक को लो, चाहे एक नॉन पोलर डायरेक्ट्रिक को लो, तो उसका छोटा सा टुकड़ा अगर देखोगे, सैंपल देखोगे, तो मॉलिक्यूल को तो ठीक है, मॉलिक्यूल पोलर नॉन पोलर हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा सैंपल जो होगा वो हमेशा कैसा होगा? नॉन पोलर। ठीक है, लेकिन तब की बात है जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस की बात हो रही है। ठीक है, फिर समझ लो कहानी क्या है। यहाँ पर एटम्स भी नॉन पोलर हैं, मॉलिक्यूल्स भी नॉन पोलर हैं, और पूरा सैंपल भी नॉन पोलर है। यहाँ पर क्या है? यह एटम्स और मॉलिक्यूल्स तो पोलर है, लेकिन पूरा सैंपल तो नॉन पोलर है। क्यों? क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही रैंडम तरीके से है, एक सीधी दिशा में नहीं है, और सब आपस में कैंसिल होकर सिर हो जाएंगे। तो बच्चों ये तो तब की कहानी है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई। अब मान लो मैंने इन सब्सटेंस को एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखो क्या होगा। अब हमने क्या किया? एक बाह्य विद्युत क्षेत्र यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया, ई एक्सटर्नल। जिससे होगा क्या? जिससे होगा ये कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से एक मॉलिक्यूल या एटम को देखो बात समझ में आ जाएगी। इसका पॉजिटिव निगेटिव देख रहे हो, एक ही पॉइंट पे था दोनों, तभी तो वो नॉन पोलर हुआ। जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा पता है? इसके पॉजिटिव चार्ज को इधर खींच देगा और इसके नेगेटिव चार्ज को इधर खींच देगा। तो ये एटम का शक्ल कुछ ऐसा हो जाएगा। बस एक को देखो, बाकी पूरा वैसा ही है। और ये हुआ क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर चला गया और नेगेटिव चार्ज पीछे चला गया। ये तो नेचर ही होता है पॉजिटिव नेगेटिव का, कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट जाएगा। तो जैसे ही इस नॉन पोलर सब्सटेंस को मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इसके पॉजिटिव नेगेटिव को दूर दूर कर देगा, कुछ इस तरीके से। अब बताओ, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव एक ही पॉइंट पे कॉन्साइड था, अब बताओ ये अलग अलग हो गया कि नहीं? अब बताओ ये जो एटम मॉलिक्यूल नॉन पोलर था, अब वो पोलर हो गया कि नहीं? और यही नहीं, ये सिर्फ एटम मॉलिक्यूल पोलर नहीं हुआ है, ये जो पूरा सब्सटेंस है वो भी पोलर हो गया है। क्योंकि ये जो अरेंजमेंट हुआ है, ये जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो सिमेट्रिकल वे में है। यहाँ देखो रैंडमनेस था, जैसे यहाँ पर रैंडमनेस था, यहाँ रैंडमनेस है। यहाँ कोई मॉलिक्यूल, कोई एटम आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर कोई होगा भी तो कान पकड़ के उसको सीधा कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही रखोगे ये पूरी कहानी ऐसी हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया नॉन पोलर की। पोलर में क्या होगा भाई? पोलर में तो मॉलिक्यूल्स वैसे ही पोलर थे। जब हाँ मॉलिक्यूल्स पोलर थे, लेकिन सब्सटेंस को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, रैंडमनेस थी यार, इनके अरेंजमेंट में रैंडमनेस थी। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने रखा, शक्ल देख लो बदल गई। जो मॉलिक्यूल्स एटम्स थे पोलर, वो तो पोलर ही हैं,
लेकिन थोड़ा सा अरेंजमेंट में एक अलाइनमेंट आ गया, एक निरंतरता आ गई, रेगुलरिटी आ गई। देख लो, सबके नेगेटिव एक तरफ, पॉजिटिव एक तरफ, शांत बच्चे की तरफ, सबके नेगेटिव एक तरफ, पॉजिटिव एक तरफ। एक जैसे असेंबली में बच्चे खड़े होते हैं, एक ऑर्डर वाइज, रैंडमनेस नहीं, कुछ वैसे ही। तो अब ये जो मॉलिक्यूल था वो तो पहले ही पोलर था, अब पूरा का पूरा सब्सटेंस भी क्या हो गया, पोलर। तो जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक था वही पोलर हो गया, और जो पोलर था वो तो खैर उसमें रैंडमनेस थी, रैंडमनेस ठीक हो गई। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि जब भी किसी डाई इलेक्ट्रिक को, चाहे वो उसके मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हो चाहे उसके मॉलिक्यूल्स पोलर हो, जब भी किसी डाई इलेक्ट्रिक को, पराविद्युत पदार्थ को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो नॉन पोलर से वो पोलर डाइलेक्ट्रिक में चेंज कर जाता है। जैसा कि फिगर में देख रहा हूँ यहाँ, अब तुम कैलकुलेट करोगे साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा। सबका देखो नेगेटिव एक तरफ, नेगेटिव एक तरफ, एंड सो ऑन। यहाँ भी नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा, ना एटम्स मॉलिक्यूल्स का होगा और ना ही पूरे सब्सटेंस का होगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, मैं लिख दूँ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वाइज, इस प्रोसेस को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। हिंदी में अगर मैं इसको लिखूं तो हिंदी में कहते हैं पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण, इसको कहा जाता है। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक यानी कि पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण। और हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक मेरा क्या हो गया, पोलराइज हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, और इसमें कुछ बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पर एक छोटा सा हम एक वॉल्यूम निकालें, छोटा सा वॉल्यूम, और छोटे से वॉल्यूम में मान लो हम लोग कैलकुलेट करें इसका डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो मान लो छोटा सा वॉल्यूम मैंने किया, लेट अस कॉल इट इज यूनिट वॉल्यूम। तो मान लो अगर यूनिट वॉल्यूम में जो डाइपोल मोमेंट है वो मान लो P है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट एक्शन पता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो मैंने मान लिया कि ये एक छोटा सा वॉल्यूम है, लेट अस कॉल यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन जिसको हिंदी में कहते हो। तो यूनिट वॉल्यूम में पोलराइजेशन मान लो कितना है, डाइपोल मोमेंट कितना है, P है। तो इसी वैल्यू को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन, या सिर्फ पोलराइजेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन। किसी डाइलेक्ट्रिक को जब तुम एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखोगे, एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे, तो उसमें क्या आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाएगा। उस डाइपोल मोमेंट में, या यूँ कहोगे उस सब्सटेंस के यूनिट वॉल्यूम में, उस डाइलेक्ट्रिक के यूनिट वॉल्यूम में जो भी डाइपोल मोमेंट आएगा उसी को बोलते हो मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन, जिसको हम लोग P से डिनोट भी करते हैं। ठीक है, इस बात को समझना। अब ये जो पोलराइजेशन है P, या जो मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन P है, या यूँ कहो कि यूनिट वॉल्यूम का पोलराइजेशन P है, ये डिपेंड करता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू पर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो अगर मैं लिखूं तो P इज इक्वल टू होता है कुछ इस तरीके से, काई इंटू E। ठीक है, जहाँ ये काई एक ऑब्वियसली कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, या यूँ कहो कि हिंदी में कहते हो विद्युत सुग्राहिता। ठीक है, तो इसके अंदर यूनिट वॉल्यूम में जो डाइपोल मोमेंट आएगा, जिसको तुम कहते हो पोलराइजेशन, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसे रिलेटेड होता है। ये फॉर्मूला होता है किसमें, इस के पोलराइजेशन में और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है। काई को बोलते हो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और ये फॉर्मूला जो है जनरली ऐसा कहना है कि लीनियर आइसोट्रोपिक डाई इलेक्ट्रिक के लिए अप्लाई होता है। अब ये क्या है, जिसको हिंदी में कहते हो रेखीय समदैशिक
अब इसका हिंदी में लिख रहा हूँ, मतलब बताता हूँ क्या होता है। पराविद्युत, अब रेखीय समदैशिक पराविद्युत का मतलब ये हुआ, इससे घबराना मत, कि आइसोट्रोपिक का मतलब ये होता है इसका जो प्रॉपर्टी है वो पूरे थ्रू आउट सेम होना चाहिए, सिर्फ इतना कहने का मतलब है, ठीक है। तो लीनियर आइसोट्रोपिक अगर सब्सटेंस है, रेखीय समदैशिक पराविद्युत पदार्थ है, तो उसमें ये फॉर्मूला होल्ड करता है P = chi e, जहाँ P क्या है, उसके यूनिट वॉल्यूम में आने वाला डाइपोल मोमेंट, और E क्या है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बात को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर पे एक बात और सुनो, अगर मैं इस फिगर ध्यान से देखूं तो इसके अंदर अगर मैं देखूं तो अगर दो जो बैक टू बैक मॉलिक्यूल हैं एडजेसेंट, जो सटे हैं आपस में, जैसे ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ध्यान से अगर देखो तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत क्लोज आ जाते हैं, एकदम सट से जाते हैं, ठीक है। तो अगर इस फिगर तुम ध्यान से अगर देख, तुमको दिखाई दे रहा है कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक में जब फील्ड में रखा मैंने, ये प्रोसेस हो गया, तो कोई भी दो मॉलिक्यूल को देखो जो पास पास के हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एकदम बहुत पास पास आते हैं, तो इनके मिलने से जो अंदर इफेक्टिव चार्ज है वो ज़ीरो हो जाता है। मतलब कह सकते हो कि दोनों चार्ज आपस में क्या हो गए, बैलेंस हो गए। इसका पॉजिटिव इससे बैलेंस हो गया, इसका पॉजिटिव इससे, इसका पॉजिटिव बगल से, एंड सो ऑन। बच क्या जाएगा, इधर वाले एटम्स या मॉलिक्यूल्स का सारा नेगेटिव क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड, एकदम पहले वाले का, और यहाँ पर एकदम आखिरी वाले का पॉजिटिव क्या रह जाएगा, अनबैलेंस्ड, और बीच के सारे चार्ज क्या हो जाएंगे, बैलेंस्ड। तो इस फिगर को अगर मैं कुछ ऐसे दिखाऊं तो यहाँ पर ये भी चलेगा। ये है तुम्हारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एक्सटर्नल। इन सारी बातों को नोट करना इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन बनते हैं। अब क्या होगा कि अगर मैं इस बैलेंस चार्ज को हटा करके इधर का नेगेटिव अनबैलेंस्ड, इधर का पॉजिटिव अनबैलेंस्ड लिखूं तो कुछ ऐसे देखो आएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से बात बनेगी कि एक तरफ एक किनारे पर पूरा पूरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और एक किनारे पर पूरा पूरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चलो, अब इससे क्या होगा, अब इससे क्या होगा कि इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी ही, ये तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, ई एक्सटर्नल तो जो था वो तो था ही। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसके वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं ईपी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ध्रुवण के कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, एक्सटर्नल के क्या होगा, अपोजिट होगा, उल्टी दिशा में होगा, कन्फर्म है। तो यहाँ पर अगर मैं कहीं पर किसी पॉइंट पर अगर मुझको रिजल्टेंट फील्ड निकालनी हो, तो चूँकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ई एक्सटर्नल माइनस ई पी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात को ध्यान समझो, किसी भी डाइलेक्ट्रिक को जब मैं एक्सटर्नल फील्ड में रखता हूँ, अच्छा यहीं पर अगर कंडक्टर होता, यहीं पर कंडक्टर अगर होता तो दोनों फील्ड आपस में बराबर होकर के अंदर फील्ड जीरो हो गया होता, लेकिन चूंकि डाइलेक्ट्रिक है, अच्छा ये जो चार्ज है, ये चार्ज जो आया है, ये फ्री चार्ज नहीं है, ये फ्री चार्ज नहीं है, इसको हम लोग नाम से पुकारते हैं, ये हमारा इंड्यूस्ड चार्ज कहलाता है, इंड्यूस्ड चार्ज इसको कहते हैं, या इसको हम लोग बाउंड चार्ज भी कहते हैं। ये कंडक्टर की तरफ फ्री चार्ज नहीं है, कंडक्टर भी ऐसा होता था, याद करो अभी स्टार्टिंग बताया था, नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ, मगर वो कंडक्टर का फ्री चार्ज था। ये डाइलेक्ट्रिक का बाउंड चार्ज है, या इसको इंड्यूस चार्ज भी कहा जाता है, प्रेरित आवेश भी कह सकते हो, ठीक है। बाउंड चार्ज जो बंधा हुआ आवेश है वही है, फ्री चार्ज नहीं है, अनलाइक कंडक्टर जहाँ पे ये फ्री चार्ज होता था। तो ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है सरफेस पर, एक सरफेस से प्लस एक सरफेस से माइनस, इसको बोलते हैं बेटा इंड्यूस्ड चार्ज, और जो डेंसिटी होगा वह कहलाएगा इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। और बड़े मज़े की बात है, जो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी है सिग्मा पी बोल देता हूँ, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, भाई जो चार्ज यहाँ पे आया है कुछ डेंसिटी होगा उसका ना सरफेस पे, तो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी जो होता है वो पी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ये जो इंड्यूस्ड चार्ज आया है, ये इंड्यूस्ड चार्ज का कुछ डेंसिटी होगा, कुछ घनत्व उसका पृष्ठ आवेश घनत्व होगा। भाई इंड्यूस्ड चार्ज सरफेस पे आया है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ तो होगी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यही पोलराइजेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है, ठीक है। इसका प्रूफ भी कैसे सिंपल से, बट उसमें हम जान ही रहे हम लोग,
ये रिलेशन बस ध्यान रखना। ये सिग्मा मैं लिख दे रहा हूँ, अगर भूल जाओ तो। ये सिग्मा है इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, जो कि P के बराबर होता है। अच्छा, तो ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इन दोनों का डिफरेंस। मतलब कहने की बात ये है कि कंडक्टर में तो अंदर फील्ड ज़ीरो हो जाती है, यहाँ पे ज़ीरो नहीं हुआ मगर रिड्यूस जरूर हो गया है, क्योंकि ये EP का दिशा जो होगा वो हमेशा एक्सटर्नल के अपोजिट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्लस टू माइनस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी आएगा इसके अपोजिट होगा। तो अंदर नेट फील्ड कंडक्टर में जीरो होती थी, यहाँ पे जीरो तो नहीं होगी मगर पहले से कुछ कम ज़रूर हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं रिड्यूस हो गया। तो कुछ वैल्यू कुछ इस तरह होगी, E एक्सटर्नल माइनस EP। अब यहीं पर एक चीज़ और हम डिफाइन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं उस डाई इलेक्ट्रिक का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, जो खूब हम लोगों ने पढ़ा है अभी कुछ दिन पहले कैपेसिटर में। अब ये क्या होता है, तो इसको डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से, E एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई E रिजल्टेंट। ठीक है, E एक्सटर्नल और E रिजल्टेंट का जो रेशो होता है, इसी को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं इसको। हिंदी में कहोगे तो सापेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, मैं उन लोगों बच्चों के लिए हिंदी लिख दे रहा हूँ जिनको टर्म्स की इंग्लिश में दिक्कत है। टर्म्स की इंग्लिश बस तुमको जाननी है, बाकी सब कुछ सेम है। इसका तो हिंदी पता ही है, पराविद्युत नियतांक बोलते हो, एंड दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। याद रखना, रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव कांस्टेंट दोनों एक ही चीज़ है। सापेक्ष विद्युतशीलता कहो या पराविद्युत नियतांक, दोनों एक ही बात है। तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं, कुछ चीज़ें जो हमको जानना चाहिए कि जब एक डाइलेक्ट्रिक को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उसके साथ क्या होता है। ठीक है, तो इतनी बातें पहले कॉपी कर लो, फिर इसमें एक दो चीज़ और भी है वो बता करके पूरा टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चंस करेंगे इस पर। ठीक है, जल्दी। चलो, और इसमें दो टर्म हम लोग को और समझना है। एक डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं पराविद्युत पदार्थ का भंजन। ठीक है, भंजन या ब्रेकडाउन। अब ये क्या होता है, ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, इसको हम लोग जब पढ़े थे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो वहाँ तुमको हल्का सा बताया था मैंने कि ब्रेकडाउन होता है। इस ब्रेकडाउन का क्या मतलब है, उससे बचने के लिए हम लोग एयर के बदले क्या पुट करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो ब्रेकडाउन होता क्या है, इसको समझते हैं पहले। जैसे मान लो हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से एटम्स और मॉलिक्यूल्स के चार्ज क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ठीक है, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाता जाऊंगा, एक्चुअली ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक जो पूरा प्रोसेस हुआ है, ये एक तरह का डिस्टॉर्शन है। डिस्टॉर्शन का मतलब कि उसका जो शेप है वो बिगड़ गया है ना, एक टाइप का ये डिस्टॉर्शन कहलाता है, शेप बिगड़ जाता है। और शेप को बिगाड़ा कौन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को और बढ़ाएंगे तो डिस्टॉर्शन और बढ़ेगा, कुछ ऐसा। डिस्टॉर्शन का मतलब ये जो शेप ऐसा है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, फिर डिस्टॉर्शन और बढ़ जाएगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मतलब कहने का है कि जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाओगे तो ये जो ऐसे से ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा होता जाएगा। और अगर बहुत अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस मॉलिक्यूल से या जो एटम है, जो भी सिस्टम है एक डाइपोल का, उससे बाहर आ जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, इट विल बी डिटैच्ड आउट, मतलब बाहर आ जाएगा। और डिटैच्ड आउट का मतलब इट विल बिकम फ्री, फ्री हो जाएगा। तो फ्री चार्ज जो इसमें एक भी नहीं थे, इनका अकाल पड़ा हुआ था, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे ये इलेक्ट्रॉन एटम से निकल करके बाहर आ जाएंगे और विल बिकम फ्री। तो देखते ही देखते इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, और जो फ्री चार्ज एकदम नहीं थे, एकदम एक अचानक से बहुत वैल्यू बढ़ जाएगी। एक फ्लड ऑफ फ्री चार्ज, एक बाढ़ सी आ जाएगी फ्री इलेक्ट्रॉन की या फ्री चार्ज की। और जब फ्री चार्ज बहुत बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बहुत बढ़ जाएंगे,
तो वही तुम्हारा जो सब्सटेंस है वो किस में चेंज कर जाएगा, एक कंडक्टिंग सब्सटेंस या एक कंडक्टिंग मटेरियल में ये बदल जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक का कंडक्टिंग मटेरियल में बदल जाना ही डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहलाता है, पराविद्युत पदार्थ का भंजन। ठीक है, याद करो केमिस्ट्री में लोग क्या पढ़े थे, ये पॉजिटिव प्लेट था, ये नेगेटिव प्लेट था और बीच में क्या था, एयर। हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू याद करो सिग्मा बाई ऐसे होती थी, तो हमने कहा था कि हम लोग इस पर चार्ज ज़्यादा इकट्ठा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर चार्ज ज़्यादा इकट्ठे करते जाओगे तो सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी, सिग्मा बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो जो एयर है, जो इंसुलेटर है, उसमें क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन। और जैसे ही ब्रेकडाउन होगा ये मीडियम क्या बन जाएगा, कंडक्टिंग। अच्छा, ये पॉजिटिव प्लेट पर, ये जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट पर है, ये जो नेगेटिव है ये यहाँ एयर में क्यों नहीं आ पा रहा है, जाहिर सी बात है क्योंकि मीडियम इज़ नॉन कंडक्टिंग। जैसे ही इस एयर में क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन, तो ये क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग, और ये चार्ज निकल करके बाहर आ जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर पे ज़्यादा चार्ज इकट्ठा ना हो, कि यहाँ पे ब्रेकडाउन अच्छी चीज़ नहीं है, ब्रेकडाउन होना अच्छी बात नहीं है, ना यहाँ पे ना हमारे लाइफ में। हम जिस कमरे में हैं यहाँ अगर ब्रेकडाउन हो जाएगा, मेरे यहाँ पे खड़े रहना मुश्किल हो जाएगा, हम शायद खड़े भी नहीं रह पाए, क्योंकि जैसे ही ब्रेकडाउन होगा मीडियम क्या बन जाएगा, कंडक्टिंग बन जाएगा। और कहाँ कहाँ से चार्ज आकर मेरे पास घुसेगा मुझको नहीं पता। तो इसलिए हम चाहेंगे कि यहाँ ब्रेकडाउन ना हो। इसके वजह से तुमको मैं क्या बताया था कि हम यहाँ पर ज़्यादा लालच के चक्कर में ज़्यादा चार्ज इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि अधिक चार्ज इकट्ठा कर दोगे तो फिर तो ख़त्म हो जाएगा। फिर अगर अधिक चार्ज इकट्ठा करना चाहते हो तो यहाँ पे एयर को हटाओ और एयर के बदले एक ऐसा सब्सटेंस रखो जो ज़्यादा देर तक टिक सके मतलब जो ज़्यादा जल्दी ब्रेकडाउन ना हो, जो ज़्यादा जल्दी कंडक्टिंग सब्सटेंस में बदलने ना पाए। इसलिए हम लोग कैविस्टर के प्लेट के बीच में क्या भरते हैं, डाई इलेक्ट्रिक, तगड़ा डाई इलेक्ट्रिक, जिसमें जल्दी ब्रेकडाउन ना हो। ठीक है, तो ये तो होगा ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से हम लोग प्लेट्स के बीच में इसको यूज़ करते हैं। एक चीज़ और जिसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इतना कॉन्सेप्ट तुमको मैंने बता दिया है ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, अच्छे से बस पढ़ लेना। अब इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ये जो ब्रेकडाउन होता है ये कब होता है, ये तब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम बहुत बढ़ा देते हैं। ऐसे नॉर्मल तो होगा नहीं, तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता, ब्रेकडाउन बड़ी मुश्किल से भी होता है, ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा। उसके लिए हाई इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको चाहिए होगा, हाई वोल्टेज क्रिएट करना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मिनिमम वैल्यू जहाँ पर इस सब्सटेंस में या किसी एयर में किसी सब्सटेंस में ब्रेकडाउन हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मिनिमम वैल्यू जो किसी सब्सटेंस में ब्रेकडाउन कर दे, वही कहलाता है उसका ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। अब इससे एयर है, तो एयर का जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर के आसपास होता है। अब 30 लाख वोल्ट पर मीटर हो गया ये। इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगी तो एयर में क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन। तो ये एयर का क्या हो गया तुम्हारा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सबका अपना अलग अलग होता है। और अगर हम चाहेंगे कि ये कैविस्टर में ब्रेकडाउन जल्दी ना हो, तो हम क्या चाहेंगे कि यहाँ पर एक ऐसा सब्सटेंस रखा जाए जिसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा वो उतना देर में ब्रेकडाउन होगा, और जो जितना देर में ब्रेकडाउन होगा वो तुमको उतना ज़्यादा उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ा सकेगा। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है कैपेसिटर के प्लेट के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक को रखने का, ताकि उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम फॉर्मूला हमको ये पता होना चाहिए कि प्लेट्स में इलेक्ट्रिक भरने से कैपेसिटी कैसे बढ़ जाती है। बाकी फॉर्मूला जो कहता है वो तो कहता ही है, ठीक है। तो ये पूरा आज का कॉन्सेप्ट था, जिसमें हम लोगों ने सीखा डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, पोलर नॉन पोलर क्या होते हैं, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन के बाद जो छोटे छोटे टर्म्स हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, और फिर ये सब चीज़ें जो हमको बहुत बेसिक बात है डाइलेक्ट्रिक के बारे में जाननी चाहिए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा ऑल अबाउट डाई इलेक्ट्रिक, परावैद्युत पदार्थ के बारे में सीखा, और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छे से इसको समझ लोगे, इससे कोई भी क्वेश्चन आए कर जाओगे।
अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग, जहाँ पर इससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर पे। ठीक है, कॉम्बिनेशन की बात भी करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया बढ़िया, मगर प्रैक्टिस हमें अपने से घर पे लगातार करते रहना है। ठीक है, तो आज के इतना ही, मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच।